गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमें नया यूनिट स्टार्ट करना है। दिस इज यूनिट नंबर 9, चैप्टर 14। इस चैप्टर को बोलते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है बेटा, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला जो इसमें हम डिस्कस करेंगे, पहले आप लोगों को मैं बताता हूं सेमीकंडक्टर्स होते क्या है। इधर देख लीजिए बेटा, सेमी कंडक्टर, ठीक है बेटा। सेमीकंडक्टर, देखिए हमारे पास सेमीकंडक्टर के अलावा दो चीजें होती है सॉलिड्स में। एक होता है कंडक्टर, एक होता है सेमीकंडक्टर और एक होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर, ये जो बेटा सेमी, सेमी का मतलब हो गया आधा। आधा कंडक्टर, इसका मतलब नहीं है कि ये हाफ हाफ कंडक्टर है। ये मतलब कभी बिहेव करता है कंडक्टर, कभी बिहेव नहीं करता है कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर को हम क्या बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? सेमीकंडक्टर समटाइम्स बिहेव एज कंडक्टर एंड समटाइम्स मे बिहेव एज इंसुलेटर। लेकिन सेमीकंडक्टर की जो प्रॉपर डेफिनेशन है बेटा, these are the materials whose electrical conductivity, जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, इनकी रेजिस्टिविटी, ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी लाई करे बिटवीन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, उनको बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। दोज मटेरियल्स हुज electrical conductivity or electrical resistivity lies between conductors and insulators are called semiconductors. Semiconductors may behave sometimes as conductor, sometimes it may behave as insulator. इधर देखो बेटा, अगर ये कंडक्टर का मटेरियल है, ठीक है बेटा, अगर इसमें हम, ये कंडक्टर का मटेरियल है, अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएंगे आई, करंट इसमें पास होके यहां से बाहर आएगी, ठीक है बेटा। और अगर आप लोग इसी मटेरियल को करंट यहां से फ्लो करवाओगे, ऐसे करंट यहां से वापस आएगी। इसका मतलब हो गया, चाहे आप लोग करंट यहां से लेफ्ट से राइट की तरफ फ्लो करवाइए या राइट से लेफ्ट की तरफ फ्लो करवाइए, कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो होती है। लेकिन अगर हम इंसुलेटर की बात करेंगे, इंसुलेटर में अगर हम करंट पास करवाएंगे, इसमें करंट ही पास नहीं होती, चाहे आप इधर से करंट पास कराइए चाहे इधर से करंट पास करवाइए, करंट पास नहीं होती है। तो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं जिनमें करंट ही नहीं फ्लो करती है, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं इंसुलेटर। जिनमें करंट इजिली पास होती है वो तो कंडक्टर हुए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, अगर सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर में हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर में हम करंट को फ्लो करवा सकते हैं, लेकिन अपने हिसाब से। अगर हमें इसमें करंट फ्लो करवानी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाना चाहते हैं, यहां से करंट तो पास होगी, अगर हम चाहे यहां से वापस करंट ना आए, यहां से फ्लो ना कर सके,
इसका मतलब हम यूनिडायरेक्शनल करंट चला सकते हैं, एक डायरेक्शन में करंट चला सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में अगर हमें जरूरत नहीं है दूसरी डायरेक्शन में नहीं चलवा सकते। इसका मतलब है सेमीकंडक्टर पर हमें अपनी मर्जी के हिसाब से कभी करंट चला सकते हैं इसके अंदर से, कभी करंट को नहीं चला सकते हैं अपने इसमें से। इसका मतलब से सेमीकंडक्टर जो है, इस कंडक्टर को हम कभी सेमीकंडक्टर को हम कभी कंडक्टर बना सकते हैं, कभी इसको इंसुलेटर हम बना सकते हैं। इसका मतलब है समटाइम्स ये बिहेव करेगा एज कंडक्टर, समटाइम ये बिहेव करेगा इंसुलेटर। अगर एक डायरेक्शन में करंट चले, अगर आप लोगों को दूसरी डायरेक्शन में करंट इसमें नहीं चाहिए फ्लो करवानी, यहां लेफ्ट से राइट चल रही है करंट, अगर हम चाहिए राइट से लेफ्ट नहीं चलनी चाहिए, वो भी इसमें हो सकता है। तो ऐसे कंडक्टर को, ऐसे कंडक्टर्स को जिनको हम अपने हिसाब से करंट को फ्लो करवा सकते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को हम, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स पर ही पूरा चैप्टर है, वो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा। लेकिन जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जो है वो बेस्ट एग्जांपल्स है सेमीकंडक्टर्स की, और भी एग्जांपल्स है, आगे चैप्टर में हम एक एक करके पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में जितना भी हमें पढ़ना है, कितने टाइप्स है सेमीकंडक्टर्स में, वो हम आगे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग याद रखिए, सेमीकंडक्टर्स की जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी या रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की याद रखना बेटा, 10⁵ ओम मीटर टू 10⁻0 ओम मीटर। बेटा ये है रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स, ये सेमीकंडक्टर्स की, जिसमें सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी लाई करेगी। अगर इसकी कंडक्टिविटी देखोगे, अगर इसकी ये रेजिस्टिविटी है, अगर इसकी कंडक्टिविटी देखेंगे तो वो बन जाएगी 10⁻⁵। कंडक्ट से ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन पर मीटर, ठीक है, टू 10⁻0 साइमन पर मीटर। इसका मतलब हो गया, अगर सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है, क्योंकि आप सबको पता है रेजिस्टिविटी तो ये है, रो से डिनोट करते हैं, कंडक्टिविटी होता है सिग्मा, 1/ρ होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है। लेकिन आप लोग इतना याद रखें, यहां पर सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स है जिनकी रेजिस्टिविटी या जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आती है, इसलिए इनको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। सेमीकंडक्टर को हम अपनी मर्जी से कभी बिहेव करवा सकते हैं इंसुलेटर, कभी बिहेव करवा सकते हैं कंडक्टर, इसलिए इसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर। हमें पता है जो भी कंडक्टर होगा, कंडक्टर में इजिली करंट फ्लो करती है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करती है। सेमीकंडक्टर में हम अपने हिसाब से करंट को चलवा सकते हैं, अपने हिसाब से करंट को नहीं चलवा सकते हैं। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो होती है 10⁵ ओम मीटर टू 10⁻0 ओम मीटर, या इसकी कंडक्टिविटी लाई करती है बिटवीन 10⁻⁵ साइमन पर मीटर टू 10⁻0 साइमन पर मीटर। तो ये है सेमीकंडक्टर के बारे में जो हमें थोड़ा सा आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना है। लेकिन जो हमें सबसे पहला क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है अंडरस्टैंड करने के लिए, वो है बेटा एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स
इन सॉलिड्स। बेटा हमें एक्सप्लेन करना है किस तरीके से एनर्जी बैंड्स सॉलिड्स में बनते हैं। आपको मैं एक चीज बताता हूं, इधर सुनिए। अगर कोई भी क्रिस्टल लेते हैं, ठीक है, एक क्रिस्टल लेंगे, सॉलिड क्रिस्टल, या उससे पहले मैं आपको बताता हूं एक एटम जो है, ठीक है बेटा, एटम। मान लीजिए हम एक एटम लेंगे, जैसे हमने लिया सिलिकॉन। सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा 2s2, 2s1, नहीं 1s1, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। 14 है इसकी एटॉमिक नंबर, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शेल्स और सब शेल्स में इस तरीके से है। और अगर हम, ये मैंने सिलिकॉन का एटम दे दिया, लेकिन अगर आप लोग जर्मेनियम लोगे, जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 30, ये एटॉमिक नंबर है 32। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p2। बेटा ये है सिलिकॉन और ये है जर्मेनियम। अगर मैं एक सिलिकॉन का एटम लूंगा, सिलिकॉन का अगर हम एक एटम लेंगे, अंडरस्टैंड करिए, सिलिकॉन का एटम लोगे तो सिलिकॉन के एटम में सबसे पहले तो न्यूक्लियस है। सिलिकॉन के एटम में सबसे पहले न्यूक्लियस है, जिसका चार्ज होगा +14, न्यूक्लियस का चार्ज, ये सबको पता है। तो इसके अराउंड शेल्स है, जिनको आप ऑर्बिट्स भी बोलते हैं। ये पहला ऑर्बिट है या शेल है, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? 2, ठीक। दूसरे शेल में, दूसरे ऑर्बिट में बेटा कितने रहेंगे? 2, और इसमें 8। ये हो गया दूसरा ऑर्बिट सिलिकॉन एटम में। और जो तीसरा ऑर्बिट है बेटा, इसमें होंगे 4, 1, 2, 3 और 4, ठीक, 4 एटम। आप लोग अंडरस्टैंड करिए, इसका मतलब हो गया सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन का जो एक एटम है, इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये है बेटा 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरीके से अगर हम जर्मेनियम के भी देखेंगे, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के हैं, जर्मेनियम के भी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब हो गया, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्लियर करना, अगर ये सिलिकॉन एटम है, इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1, 2, 3, 4। दूसरे शेल में 8 हो गए, 4 और 8 कितने हुए? 12, 12 और 2 हो गए 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। अच्छा, इधर देख लीजिए बेटा, अगर हम एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम लेंगे, अगर हम एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम लेंगे, ठीक है बेटा,
एक सिलिकॉन एटम लेंगे, इधर देखो, इस सिलिकॉन एटम में हमने जितनी भी ये एनर्जीज है इलेक्ट्रॉन्स की, चाहे वो शेल फर्स्ट में हो, शेल सेकंड में हो, शेल थर्ड में हो, इनकी डिस्क्रीट या फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होंगे। क्लियर करो, कब? जब आइसोलेटेड सिंगल एटम होगा, सिलिकॉन एटम होगा, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में है, इनकी एक डिस्क्रीट या फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है, जैसे कि मैंने बोहर्स मॉडल में पढ़ाया हुआ, पोस्टुलेट्स में समझाया हुआ है। अगर एक आइसोलेटेड सिलिकॉन एटम होगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑर्बिट्स में, शेल्स में या सब शेल्स में घूमते हैं, उनकी एक फिक्स्ड एनर्जी लेवल होगी, फिक्स्ड एनर्जी स्टेट होगी। क्लियर है बेटा? आप याद रखना। लेकिन अगर मैं ऐसा ही एक और सिलिकॉन का एटम इसके नजदीक लाऊंगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को समझाता हूं, अगर मैंने एक और सिलिकॉन का एटम लिया जिसके अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज +14 है, ये भी सिलिकॉन का एटम है, ये एक है, इसके नजदीक मैंने दूसरा लाया। इधर देखो बेटा, शाबाश, पहले ऑर्बिट में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 है, ठीक है, तीसरे में बेटा 4 है, 1 2 3 4, ठीक। अब याद रखना बेटा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, ये भी सिलिकॉन एटम है, लेकिन अब ये आइसोलेटेड नहीं है। ये सिलिकॉन एटम और ये सिलिकॉन एटम हमने नजदीक लाए। याद रखे बेटा, सिलिकॉन एटम ये भी है, ये भी सिलिकॉन एटम है, इनको हमने क्लोज लाया, नजदीक लाया। अंडरस्टैंड करो, जो एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है एक सिलिकॉन क्रिस्टल में, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6, लार्ज नंबर ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स होंगे, जो एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस होती है, द एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, 2 एटम्स के बीच में जो एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है इन केस ऑफ सिलिकॉन क्रिस्टल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर. Actual interatomic distance between the 2 atoms in case of silicon crystal is of the order of 1 angstrom. ये actual interatomic distance है, क्लियर है? लेकिन जब हमने इनको नजदीक लाया, याद रखिए बेटा, 2 सिलिकॉन एटम्स को नजदीक मैंने लाया, ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ये आपस में इंटरैक्ट करने लगे। क्या करने लगे? इंटरैक्ट। इसका मतलब हो गया, आप लोगों को पता है, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हैं आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले सब यूनिट में पढ़ लीजिए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने आप लोगों को कैलकुलेट करके बताई हुई है। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 चार्जेस इज U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। जब मैंने 2 सिलिकॉन के एटम्स को नजदीक लाया, अब देखो बेटा, ये 2, ये और ये इंटरैक्ट करने लगा, इनके बीच में इतनी डिस्टेंस है, ये और ये इंटरैक्ट करने लगा, अगर यहां पर है, मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, इनके बीच में इससे भी ज्यादा है, ये इधर देख लीजिए, ये और ये इंटरैक्ट करने लगे, इनके बीच में कम है डिस्टेंस,
इसका मतलब हो गया आर जब कम या ज्यादा हो तो एनर्जी चेंजेस, पोटेंशियल एनर्जी, दियर पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। अगर ये आर कम हो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर आर ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। इसका मतलब हो गया ये जब दो एटम्स हमने क्लोज लाए, द एनर्जी बिटवीन द शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गेट्स चेंज्ड। इन एनर्जीज में चेंज आएगी। देखो बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये याद रखना बेटा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है उनमें कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आएगी। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आएगी। when two silicon atoms is brought close to each other, then there is considerable का मतलब हो गया बेटा इनमें अच्छी खासी मॉडिफिकेशन आएगी। किसमें? एनर्जीज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, लास्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स में कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आएगी एनर्जी में। लेकिन जो अंदर वाले शेल्स हैं इनमें एप्रिशिएबल आएगी, इनमें ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं आएगी। जितनी मॉडिफिकेशन इनमें एप्रिशिएबल मॉडिफिकेशन, इनमें कम मॉडिफिकेशन आएगी, एनर्जी में कम चेंज आएगी एनर्जी में एज कंपेयर टू आउटर इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, मेरे कहने का मतलब है व्हेन देयर इज सिंगल आइसोलेटेड एटम, अगर सिलिकॉन एटम आइसोलेट होगा, अकेला होगा, then there will be fixed or discrete energies of the free electrons or of the valence electrons which is surrounding around the nucleus. अगर अकेला आइसोलेटेड एटम होगा तब इनकी फिक्स्ड या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स होती है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन अगर हम दो एटम्स को नजदीक लाएंगे, अभी मैंने दो को लाया, फिर 3 को ला सकते हैं, फिर 4 को ला सकते हैं, फिर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ला सकते हैं एक क्रिस्टल में। When two atoms are brought close to each other, then the electrons now starts interacting with each other. इस एटम और इस एटम के इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे। जब इंटरैक्ट शुरू करना कर देंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है इनकी एनर्जी में चेंज आएगी, कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आएगी, उसमें कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन इन द एनर्जी। किन में? आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स में। क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास है U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। R जितना ज्यादा होगा एनर्जी कम होगी, चेंज R कम होगा तो एनर्जी। लेकिन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में होंगे इनमें कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आएगी, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट्स में होंगे उनमें, क्योंकि यही तो पहले इंटरैक्ट करेंगे, क्योंकि यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में है, तो जो इनर ऑर्बिट्स में, इनर शेल्स में होंगे इलेक्ट्रॉन्स, उनमें एप्रिशिएबल मॉडिफिकेशन होगी, कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन होगी टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम्स। ये याद रखना। ये जो चेंज आ गई, this change in the energies of the valence electrons of the atoms gives rise to the energy bands in solids. यही इस सॉलिड में बेटा आप लोगों को पता है, यही ये जो कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन एनर्जीज में आ गई when atoms are brought close to each other, यही फॉर्मेशन करते हैं एनर्जी बैंड्स के, जो कि मैं अभी समझाऊंगा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। याद रखना बेटा, यही जो इंट्रैक्शन है, कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आ गई इन द एनर्जीज ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिव्स राइज टू द एनर्जी बैंड्स इन सॉलिड्स। एक चीज मैं बताता हूं, सॉलिड्स में आप लोगों को पता होता है, सॉलिड्स में एटम्स जो होते हैं बेटा, दे आर क्लोज टू ईच अदर। इन केस ऑफ
इन केस ऑफ लिक्विड्स जो एटम्स होते हैं वो उतने क्लोज नहीं होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और अगर गैसेस होते हैं वो बहुत ही एटम्स दूर दूर होते हैं। इसका मतलब होता है सॉलिड्स में जो एटम्स है दे आर इंटरेक्टिंग मच मोर देन लिक्विड्स एंड गैसेस। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन हाउ द एनर्जी बैंड्स आर फॉर्मड इन सॉलिड्स। ये आप लोगों को पता चला जब दो एटम्स को हम क्लोज लाएंगे, व्हेन टू एटम्स, whether it is silicon atoms, whether it is germanium atoms are brought close to each other, then there is considerable modification in the energies of the valence electrons. These considerable modification of the energies of the valence electrons gives rise to the formation of energy bands in solids. ठीक है, याद रखना बेटा, जो सिलिकॉन है या जर्मीनियम है इनमें चार चार वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये याद रखने की बात है। और ये एक्चुअल जो इंट्राएटॉमिक डिस्टेंस है बिटवीन टू सिलिकॉन एटम्स ये होती है बेटा 1 एंगस्ट्रॉम। नाउ वी आर गोइंग टू रब द बोर्ड एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, with the help of this electronic configuration, we are going to start how energy bands are formed in solids. कैसे मॉडिफिकेशन आएगी एनर्जीज में जब हम एटम्स को साथ लाएंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया एक सिलिकॉन एटम में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है एक एटम में। ठीक है, अगर यहां पर हमारे पास क्या होंगे n नंबर ऑफ एटम्स, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 4n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो बेटा, अब हम ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। यहां से आप लोगों को क्या करना है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या इंटर एटॉमिक स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस या स्पेसिंग, और यहां से बेटा एनर्जी। ठीक है, अब देख लीजिए, क्लियर कर दीजिए बेटा। ये स्टेप वाइज आप लोगों को मैं समझाता हूं। अगर इधर देखो बेटा, ये है सिलिकॉन के एटम की हम बात करते हैं, ये है 1s2। ठीक, दिस इज 2s2। ठीक है बेटा, दिस इज 2s2, दिस इज 2p6। ठीक है बेटा, ये ऐसे बनाना है, 3s2 3p6 ऐसे बेटा। इधर देख लीजिए, यहां पर मैं 2 एटम्स बना दूंगा। ये मान लीजिए एक एटम है, फर्स्ट एटम सिलिकॉन का, ये दूसरा एटम है सिलिकॉन। यहां ये मिटाना पड़ेगा बेटा, तो अभी आप लोग देख लीजिए, ये मिटाना पड़ेगा सारा एनर्जी बैंड समझाने के लिए। ऐसे मान लीजिए ये है एक सिलिकॉन एटम, ये है दूसरा सिलिकॉन एटम। ठीक है, अगर इनके बीच में, अब मैं आपको बता रहा हूं, इनके बीच में एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है, जो एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो है r। क्या है बेटा? r। एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस r है। लेकिन
पहला फर्स्ट स्टेप में अगर इंटर एटॉमिक डिस्टेंस बिटवीन द टू सिलिकॉन एटम्स इज डी, अगर दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में डिस्टेंस है डी जो है इट इज फॉर फॉर ग्रेटर देन आर। इंटरएटॉमिक डिस्टेंस से ये जो डिस्टेंस है डी, ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने का मतलब है एक एटम यहां पर है, एक एटम यहां पर है सिलिकॉन के, तो ये इंटरैक्ट आपस में नहीं करते। जब इंटरैक्ट नहीं करते हैं जो सिलिकॉन के एटम्स है उनकी बेटा डिस्क्रीट या फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स है। जैसे 1s2 में जो पहले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है ये। जो सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी भी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है। जो सब शेल में है उनकी भी एनर्जी फिक्स्ड है। जो थर्ड ऑर्बिट में है उनकी भी फिक्स्ड एनर्जी स्टेट है, क्योंकि इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमने बहुत ज्यादा रखी। दो एटम्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये आपस में इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं। इसलिए हर किसी इलेक्ट्रॉन की जो कि डिफरेंट शेल्स या सब शेल्स में है, इनकी फिक्स्ड या डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट है। क्लियर है बेटा? याद रखा बेटा? एक चीज मुझे आप लोग बता दीजिए, जो ये पहला ऑर्बिट है, अगर सिलिकॉन का एटम होगा, सिलिकॉन का एटम ठीक है बेटा, सिलिकॉन का एटम होगा जिसमें n नंबर ऑफ नहीं, सिलिकॉन का क्रिस्टल होगा, इसमें n नंबर ऑफ एटम्स होंगे। हर किसी एटम के पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया उनमें कितने एनर्जी स्टेट्स है? 2n एनर्जी स्टेट्स। अंडरस्टैंड करिए, हर किसी इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन है, हर किसी शेल में दो इलेक्ट्रॉन है पहले ऑर्बिट में। इसका मतलब हो गया, क्योंकि पाइलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आप लोगों ने पढ़ा है केमिस्ट्री में, अगर दो इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब है दो एनर्जी स्टेट्स हो सकती है। तो उनमें डिफरेंस बहुत कम क्यों ना हो, लेकिन दो इलेक्ट्रॉन्स है, दो एनर्जी स्टेट्स है, इसका मतलब n इलेक्ट्रॉन्स है, हर किसी इलेक्ट्रॉन की दो एनर्जी स्टेट्स है पहले शेल में, तो इसका मतलब 2n एनर्जी स्टेट्स होंगी पूरे एटम के, पूरे क्रिस्टल के एटम्स के पहले ऑर्बिट्स में। कितनी? 2n एनर्जी स्टेट्स। और ये जो 2n एनर्जी स्टेट्स है ये कंप्लीटली फिल्ड है इस पूरे क्रिस्टल में, क्योंकि पहला ऑर्बिट तो कंप्लीटली फिल्ड है सिलिकॉन में। शाबाश। इधर देखो, अब ये दूसरा, इसमें भी कितने स्टेट्स है? 2 और 6। इसमें इसका मतलब हो गया ये 8n इलेक्ट्रॉन्स, 8n एनर्जी स्टेट्स है, 2 और 6 हो गए 8। इसमें 2n एनर्जी स्टेट्स है और इसमें 6n एनर्जी स्टेट्स है। इसका मतलब हो गया ये दोनों भी कंप्लीटली फिल्ड है, 8n एनर्जी स्टेट्स है। अब देखो बेटा, ये 2p2 है, 3p2 है, इधर देख लीजिए 3p2 और 3p, इसका मतलब हो गया इसमें 2n एनर्जी स्टेट्स है, इसमें हो सकती है 6n एनर्जी स्टेट्स, लेकिन 6n और 2n कितने एनर्जी स्टेट्स बन गई बेटा? 8n एनर्जी स्टेट्स। 8n एनर्जी स्टेट्स में इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें 2 है।
इसका मतलब हो गया 8n एनर्जी स्टेटस है हमारे पास थर्ड ऑर्बिट में। थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास 8n एनर्जी स्टेटस है, लेकिन 8n एनर्जी स्टेटस में सिर्फ 2 और 2 4n एनर्जी स्टेट्स, याद रखना बेटा, 4n एनर्जी स्टेटस फील्ड है, लेकिन 4n एनर्जी स्टेटस अनफिल्ड है। क्लियर करो बेटा, क्योंकि आप लोगों को पता है 3s थर्ड ऑर्बिट के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों है, इसका मतलब ये फुली ऑक्युपाइड है। लेकिन थर्ड ऑर्बिट के सबशेल में, पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन है कितने सिलिकॉन में? सिलिकॉन की आप लोगों को मैंने बताया, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 और 2, लेकिन इसमें जो पी सबशेल है इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मगर है 2 ही। इसका मतलब 2 तो भरे हैं, लेकिन वैकेंसी कितने की है? 6 की। इसका मतलब 2 भरे हैं, 4 तो अनफिल्ड है, 4 इसमें वैकेंट है। इसका मतलब हो गया, अगर ये थर्ड ऑर्बिट हम कंबाइन करेंगे, इसमें 2n एनर्जी स्टेट्स है, इसमें 6n एनर्जी स्टेट्स है, लेकिन 6n एनर्जी स्टेट्स में सिर्फ 2n एनर्जी स्टेट्स भरे हैं, 4n तो अनफिल्ड है। इसका मतलब हो गया, अगर ये 2n एनर्जी स्टेट्स और ये 6n एनर्जी स्टेट्स है, टोटल कितनी है? 8n एनर्जी स्टेट्स है। 8n एनर्जी स्टेट्स में 4n फिल्ड है, 4n अनफिल्ड है। 4n फिल्ड वाले 2 यहां है, 2 यहां पर है, लेकिन 2 यहां पर जो बाकी 4 है, 4n एनर्जी स्टेटस अनफिल्ड है, अगर हम पूरे क्रिस्टल की बात करते हैं। मेरे कहने का मतलब है बेटा, अगर हम इंटर एटॉमिक डिस्टेंस d लेंगे बेटा, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस d, which is d is very very far greater than the actual, r है actual interatomic distance। r क्या है बेटा? actual interatomic distance। अगर ये r far far greater होगा, नहीं, far far less than होगा d से, इसका मतलब हो गया 2 एटम्स बहुत ही दूर है, ये आपस में इंटरैक्ट नहीं करेंगे। अगर ये इंटरैक्ट नहीं करेंगे, इनकी डिस्क्रीट या फिक्स्ड एनर्जी स्टेट्स होंगी। लेकिन एक एटम की आप लोगों को बात नहीं करनी है, आप लोगों को n एटम्स की बात करनी है सिलिकॉन एटम, सिलिकॉन क्रिस्टल में। सिलिकॉन क्रिस्टल में आपको पता है, अगर एक एटम में, एक सिलिकॉन एटम में जो पहला ऑर्बिट है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका मतलब 2 एनर्जी स्टेट्स। अगर n नंबर ऑफ एटम्स है तो 2n एनर्जी स्टेट्स। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड ऑर्बिट में 2 और 6 8n एनर्जी स्टेट्स है, 2n और 6n। इसका मतलब है पहला ऑर्बिट भी कंप्लीटली फिल्ड है, सेकंड ऑर्बिट भी कंप्लीटली फिल्ड है, लेकिन थर्ड ऑर्बिट में देख लीजिए, थर्ड ऑर्बिट की पहली सबशेल जो है वो फिल्ड है, लेकिन सेकंड सबशेल जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते थे। कितने इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट कर सकते थे? 6 को, लेकिन हमारे पास सिर्फ कितने हैं? 2। इसका मतलब हो गया 4 इसमें अनफिल्ड है, 4 वैकेंट है पोस्ट, इसमें 6 अकोमोडेट कर सकते हैं, लेकिन 2 ही हमारे पास है। इसका मतलब है जो ये थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में हमारे पास 8n एनर्जी स्टेट्स है, लेकिन 8n एनर्जी स्टेट्स में 2 और 2 हो गए 4 फिल्ड है, लेकिन 4n एनर्जी स्टेट्स अनफिल्ड है। क्लियर कर दीजिए। अब यही मैं आप लोगों को बता रहा था, अगर एटम्स दूर दूर होंगे, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज वेरी वेरी फार लेस देन d, then these energy states are fixed, discrete। ये अलग अलग, हर किसी इलेक्ट्रॉन की अलग अलग डिस्क्रीट फिक्स्ड या एटम्स की अलग अलग एनर्जीज होंगी, याद रखिए। लेकिन अगर ये इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है ये अब थोड़ी कम करेंगे, क्या करेंगे? नाउ इधर देख लीजिए बेटा, अब हम क्या करेंगे, ये जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है ये कम करना शुरू कर दी। मान लीजिए इंटर एटॉमिक डिस्टेंस हमने
C, कितनी रखी अब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस? C. Now second step is intraatomic distance is C. C is, याद रखना बेटा, C is less than D but less than R. ये जो C है ये less than नहीं, C is less than D but less than R. C, D जो ग्रेटर देन C है, C जो है बेटा इट इज ग्रेटर देन R. ऐसे याद रखें, D इज ग्रेटर देन C, C इज ग्रेटर देन R. अब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन दो के बीच में थोड़ी कम कर दी. जब हम थोड़ी कम करेंगे इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, अब दो एटम्स नजदीक आ गए. जब नजदीक आ गए दो एटम्स, ये एटम मैंने आपको बताया दो, ये न्यूक्लियस है और इसमें बेटा 4 सिलिकॉन का है. इसी तरीके से जब मैंने दूसरा सिलिकॉन का एटम लाया, पहले भी समझाया हुआ है, तो अब ये इंटरैक्ट करने लगेंगे. ये दो सिलिकॉन एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंटरैक्ट करने लगेंगे. क्या करने लगेंगे बेटा? नाउ दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग. क्या होगा? दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. दे स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. देयर एनर्जीज स्टार्ट, मतलब ये जब इंटरैक्ट हो गए बेटा, आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R. जब इनके बीच में डिस्टेंस अब कम हो गई, ये इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरैक्ट करने लगेंगे. ये आपस में इंटरैक्ट करने लगेंगे. इनकी एनर्जीज चेंज होगी. किसी की एनर्जी कम हो जाएगी, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी. इसका मतलब हो गया, जब C पर, इधर देखो बेटा, किसी की एनर्जी कम होगी इस एनर्जी से, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी इससे. इसी तरीके से जो इस ऑर्बिट में है, किसी की एनर्जी कम होगी, किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी. इधर देख लीजिए बेटा, ऐसे देख लीजिए. मैं फिर से बता रहा हूं, जब दो एटम्स मैंने ये दिखाए, हमें n नंबर ऑफ एटम्स बताना है, लेकिन जब ये एटम्स नजदीक लाएंगे, कितना? C के पास, तो इंट्राटॉमिक डिस्टेंस बिकम्स लेस देन D. तो ये जो एटम्स है, नाउ दे स्टार्ट्स इंटरैक्टिंग विद ईच अदर. जब इंटरैक्ट शुरू कर दिया, इनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी. अब किसी की एनर्जी बढ़ जाएगी, ये मैंने दिखाया ये बढ़ते हुए. किसी की एनर्जी उससे कम हो जाएगी, किसी की एनर्जी उससे यही रहेगी, किसी की एनर्जी उससे भी कम हो जाएगी, किसी की उससे भी कम हो जाएगी. इसका मतलब हो गया डिस्टेंस पर डिपेंड करता है एनर्जी. जब डिस्टेंस कम होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी, जब डिस्टेंस ज्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी. ये एनर्जी स्टेट, इनकी एनर्जी स्टेट, ये जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी एनर्जीज चेंज होने लगी. क्यों? क्योंकि इन्होंने इंटरैक्शन शुरू कर दिया, डिस्टेंस उनकी कम कम होने लगेगी. इसी तरह थर्ड ऑर्बिट के सब शेल में जो जिनकी एनर्जी ये थी, एनर्जी स्टेट ये थी, इनकी एनर्जी ये थी, अब ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स इनकी एनर्जी भी चेंज हो गई. किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई. इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन्स की एक फिक्स्ड एनर्जी नहीं रही. इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इनकी एक फिक्स्ड एनर्जी नहीं रही. इनकी एनर्जीज किसी की बढ़ गई, मॉडिफिकेशन आ गई, किसी की एनर्जी कम हो गई. ये जो इसी को बोलते हैं कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आ गई ड्यू टू द इंटरेक्शन बिटवीन द एटम्स. किसी एटम, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें कंसिडरेबल मॉडिफिकेशन आ गई एनर्जीज में.
when they brought close to each other, when they start interacting with each other. ठीक है बेटा, किसी की एनर्जी बढ़ गई इससे, किसी की एनर्जी इससे कम हो गई. नाउ अब देखो बेटा, जब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस इससे भी कम हो जाएगी, जब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस B is less than C, B is less than C. अब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस इससे भी कम कर दी, अब इससे भी नजदीक लाए हमने. जब इससे भी नजदीक लाए, अब देखो ये एनर्जीज और ये एनर्जी, जब ये एटम्स हमने नजदीक लाए तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये ज्यादा ही अब क्लोज आ गए, मिक्स हो गए. एक इलेक्ट्रॉन ये इस एटम से भी शेयर करने लगा, दूसरे एटम से भी शेयर करने लगा. ये जब क्लोज आ गए बेटा, ये जो एनर्जी स्टेट्स है ये मिक्स हो गई, ये मिक्स हो गई. इधर देखो, जो इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी यहां पर आ गई, और जो इस ऑर्बिट में, इस शेल में इलेक्ट्रॉन था उसकी एनर्जी यहां पर आ गई. इसका मतलब हो गया बेटा, जब इंट्राएटॉमिक डिस्टेंस B तक पहुंच गई, ये जो एनर्जीज थी, ये जो एनर्जी लेवल्स थे, जो एनर्जीज थी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, ये इंटरमिक्स हो गई. कब? जब इंट्राएटॉमिक डिस्टेंस B, अभी तक तो ये अलग अलग थे, लेकिन अब एनर्जीज, अब इलेक्ट्रॉन्स इतने क्लोज हो गए, इनकी एनर्जी, किसी की एनर्जी यहां पर पहुंच गई और इस ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां पर पहुंच गई. इसका मतलब हो गया ये दो एनर्जीज है, ये जो दो बैंड एनर्जीज के, ये इंटरमिक्स हो गए. कब? जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस B पहुंच गई. अब आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो ये किसकी एनर्जी स्टेट है और ये किसकी एनर्जी स्टेट है, आप लोग डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाते. अंडरस्टैंड हुआ बेटा? अब आप लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि किसकी ये एनर्जी स्टेट है और ये किसकी एनर्जी स्टेट है. ठीक है, अब ये डिस्टिंग्विश करना आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि एटम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, मगर आप लोगों को पता है, इधर देख लीजिए बेटा, ये जो एनर्जी स्टेट्स है, आधी ये इनकी है, आधी ये इनकी है, लेकिन ये इस तरीके से इंटरमिक्स हो गए ना, आप लोगों को पता चल रहा है ये 3s2 इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी स्टेट्स है या 3p2 इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी स्टेट्स है. लेकिन आप लोगों को पता है इन एनर्जी स्टेट्स में, ये जो एनर्जी स्टेट्स है, ये एनर्जी स्टेट्स में 4n एनर्जी स्टेट्स फिल्ड है और 4n एनर्जी स्टेट्स अनफिल्ड है. ये आपको पता है क्योंकि उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. अब देखो इसके आगे, जब हम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस A रखेंगे, when the interatomic distance is now A is actual interatomic distance. A क्या है? एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस एंड इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम. अब हमने इससे भी क्लोज लाए, इससे भी क्लोज लाए हमने इन एटम्स को. इसका मतलब हो गया, इधर देखो, जब B पर पहुंचे थे आप लोग, ये एनर्जीज इंटरमिक्स हो गई थी, आप लोगों को पता ही नहीं चल रहा था ये एनर्जी अब इसकी इलेक्ट्रॉन की है या एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की है. लेकिन जब हम इंटरएटॉमिक डिस्टेंस A बनाएंगे, जो कि एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस क्रिस्टल की है, ये जो एनर्जी स्टेट्स है, ये जो एनर्जी स्टेट्स है, जो जिनमें 4n फिल्ड है और 4n अनफिल्ड है, 4n फिल्ड वाली अलग हो जाती है और 4n अनफिल्ड वाली अलग हो जाती है. इनके बीच में गैप डेवलप हो जाती है. कब? जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस व्हेन R बिकम्स A, जब एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस R किसके बराबर बनेगी? A के बराबर,
तब जो 4n फील्ड वाली एनर्जी स्टेट्स थी वो अलग हो गई और 4n जो है वो अलग हो गई। इसका मतलब 4n एनर्जी स्टेट जो फील्ड वाली है वो अलग हो गई और जो 4n अनफील्ड वाली है वो अलग हो गई। ये ऐसे बन गई, ऐसे, और इधर देखो बेटा ये ऐसे बन गई। इनके बीच में ये गैप ये ऐसे आ गई, ये गैप, ये जो गैप है, इस गैप ये डेवलप हो गई तब जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है एक्चुअल ए के बराबर, ए इज इक्वल टू आर, आर इज द एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। ये जो 4n एनर्जी स्टेट्स है, 4n एनर्जी स्टेट्स हो गए, 8n एनर्जी स्टेट्स, ये पहले जो मिक्स हुए थे जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस b थी, जब इंटर एटॉमिक डिस्टेंस a बन गई विच इज द एक्चुअल इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दीज 4n फील्ड एनर्जी स्टेट्स और 4n एनर्जी स्टेट्स जो अनफिल्ड वाली एनर्जी स्टेट्स है वो अलग अलग हो गई। इनके बीच में एक गैप बन गई, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, यहां सिंपली बोलते हैं एनर्जी गैप और इसको डिनोट करते हैं Eg से। अब देखो बेटा ये जो कंप्लीटली फिल्ड, ये 4n एनर्जी स्टेट जो है, ये वाली 4n एनर्जी स्टेट्स, ये 4n एनर्जी स्टेट जो कंप्लीटली फिल्ड है, ये वाली 4n एनर्जी स्टेट जो कंप्लीटली फिल्ड है, इसमें फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये एक बैंड ऑफ एनर्जीज है, बैंड ऑफ एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, बैंड ऑफ एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच इज कंप्लीटली फिल्ड, इसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। क्या बोलते हैं बेटा इसको? वैलेंस बैंड। और जो ये 4n एनर्जी स्टेट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्योंकि 8n एनर्जी स्टेट्स है, 8n एनर्जी स्टेट्स में 4 ही फील्ड है, 4 अनफिल्ड है। जो अनफिल्ड वाली एनर्जी स्टेट्स है वो एक और बैंड बना रहे हैं इन एनर्जी स्टेट्स का, उसको बोलते हैं बेटा कंडक्शन बैंड। क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड CB। और ये कंडक्शन बैंड है उन एनर्जी स्टेट्स का जो बेटा अनफिल्ड है, और वैलेंस बैंड है उन एनर्जी स्टेट्स का बैंड जो कंप्लीटली फिल्ड है। इस तरीके से ये और इस वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप है जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड गैप या सिंपली एनर्जी गैप। इधर देखो, अगर इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से जंप करके जाएगा कंडक्शन बैंड में, तब करंट फ्लो करती है, तब कंडक्शन टेक्स प्लेस बोलते हैं। ये जो फॉर्मेशन ऑफ वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन सॉलिड्स, इन्हीं को बोलते हैं एनर्जी बैंड्स। क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड्स। इस तरीके से एनर्जी बैंड्स बन गए हमें किनमें? सॉलिड्स में। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी बैंड्स इन केस ऑफ सॉलिड्स। क्या? वैलेंस बैंड जो होता है ये लोअर बैंड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ये कंप्लीटली फिल्ड होता है। इनमें वो एनर्जी बैंड्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कंडक्शन बैंड होता है उन एनर्जीज का बैंड जो कंप्लीटली अनफिल्ड वाली एनर्जीज है, ठीक है। उन एनर्जीज का बैंड कंडक्शन बैंड कहलाता है। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड तभी सेपरेट होते हैं जब इंटरएटॉमिक डिस्टेंस एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस के बराबर होता है। लेकिन जब एक्चुअल इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, जब इंटरएटॉमिक हम डिस्टेंस b के बराबर रखते हैं, तब जो एनर्जी स्टेट्स है 3s2 ऑर्बिट और 3p2
ऑर्बिट के बीच में जो एनर्जी स्टेट्स है वो मिक्स हो जाती है, तब हम पहचान नहीं पाते हैं ये एनर्जी स्टेट्स इन इलेक्ट्रॉन्स की है कि इन इलेक्ट्रॉन्स की है। कब? जब बी होता है। जब सी होता है तब ये सिर्फ इंटरैक्ट करने लगते हैं, तब इंटरैक्ट करने लगते हैं, लेकिन एनर्जी स्टेट्स जब इंटरैक्शन की तो एनर्जी स्टेट्स अलग अलग बनने लगते हैं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। लेकिन जब डी होता है इंटरएटॉमिक डिस्टेंस, तब इंटरैक्शन ही नहीं करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स डज नॉट चेंज, इसलिए इनमें एप्रिशिएबल मॉडिफिकेशन तब नहीं होती है, तब कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता है, तब डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स है। कब? जब डी हो। जब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस सी बनेगी, एटम्स को मैंने नजदीक लाया, इनमें मॉडिफिकेशन आ गई एनर्जीज में, मॉडिफिकेशन, किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी की एनर्जी कम हो गई, किसी की एनर्जी बढ़ गई, किसी की एनर्जी कम हो गई, इसलिए यहां पर थोड़ा सा रेंज ऑफ एनर्जीज बना, रेंज ऑफ एनर्जीज इन इलेक्ट्रॉन्स का भी, इन इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि मैंने एटम्स को नजदीक लाया। जब और नजदीक लाया, इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज और इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज ये मिक्स हो गई। अब ये पहचान नहीं पाते हैं ये एनर्जी किसकी है, इन इलेक्ट्रॉन्स की है कि ये एनर्जी लेवल किसकी है, ये पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि मिक्सिंग हो जाती है। तो लेकिन जब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस बी पर पहुंच जाती है, जब इंट्राटॉमिक डिस्टेंस एक्चुअल पर पहुंच जाती है ए के पास, तो ये जो एनर्जी स्टेट्स थी, जो मिक्सिंग थी, मिक्सिंग कितनी थी? 8n एनर्जी स्टेट्स थी। 8n एनर्जी स्टेट्स में 4n ही फिल्ड थे, 4n अनफिल्ड थे। जो अनफिल्ड वाली एनर्जी स्टेट्स है वो अलग हो जाती है और 4n फिल्ड वाली वो अलग हो जाती है। कब? when the distance between the two atoms becomes equivalent to intraatomic distance, actual intraatomic distance which is 1 angstrom, तब फील्ड वाला बैंड अलग हो जाता है, अनफील्ड वाला एनर्जीज का बैंड अलग हो जाता है। जो फील्ड वाले एनर्जीज का बैंड है उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और जो अनफील्ड वाला होता है उसमें कंडक्शन बैंड होते हैं। जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप है, that gap we called as एनर्जी बैंड गैप। अच्छा, एक बात आप लोगों को याद रखना है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, दिस मीन्स कंडक्शन टेक्स प्लेस, और उन जिनमें इजिली जंप कर पाते हैं उनमें करंट इजिली फ्लो करते हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होती है, दैट गैप वी कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप। वैलेंस बैंड एक्चुअल में होता है बैंड ऑफ एनर्जीज of those energies which are completely filled by the electrons। ये बैंड ऑफ एनर्जीज है लेकिन इट इज कंप्लीटली अनफिल्ड एनर्जी स्टेट्स। ये अनफिल्ड एनर्जी स्टेट्स है, ये फिल्ड एनर्जी स्टेट्स का बैंड, फिल्ड एनर्जी स्टेट्स का बैंड को बोलते हैं वैलेंस बैंड, अनफिल्ड एनर्जी स्टेट्स के बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस तरह फॉर्मेशन हो गया बेटा, याद रखना, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का सॉलिड्स में। ये याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ये क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का। ठीक है, थैंक यू।